आगे बढ़ते हैं हेलो एरीन्स। अब हमें जानना है कि हेलो एरीन्स क्या होते हैं। दोबारा से मैं आपको बोलूंगी, हेलो का मतलब हेलोजन और एरीन का मतलब है कि अब कोई भी श्रृंखला खुली नहीं होगी, वो श्रृंखला बंद श्रृंखला होगी और बंद श्रृंखला होगी तो हम उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा से इस शब्द के मतलब की गहराई में जाएंगे कि हेलो का मतलब होगा हेलोजन, हेलो का मतलब होगा हेलोजन और हेलोजन हमारे पास में 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहां पर लिखा है हेलो एरीन। एरीन का ये मतलब है कि कोई भी आपके पास में जो यहां पर कंपाउंड है कार्बन का, वो कंपाउंड बच्चों आपका खुली श्रृंखला में नहीं होगा, वो आपका हमेशा रिंग की फॉर्म में होगा, तो हम उसको एरीन कहेंगे। तो एरीन शब्द का यहां मतलब है बंद श्रृंखला वाले यौगिक, जिनकी श्रृंखला बंद होगी, मतलब वहां पर एक एरोमेटिक रिंग होगी। आप जानते हैं बेंजीन का मैंने आपको बहुत बार स्ट्रक्चर बताया। ये जो आपका बेंजीन है ये आपका एक एरोमेटिक जो है आपका एरोमेटिक रिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां भी हम एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे, किससे, एक हेलोजन से, और जो यहां पर यौगिक बनेंगे वो आपके हेलो एरीन कहलाएंगे। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो हेलो एरीन का मतलब एक एरीन में आपने हाइड्रोजन को हटा के किसको लगा दिया, आपने हेलोजन को लगा दिया। तो बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वह हेलोजन उत्पन्न है जिनमें हेलोजन परमाणु एक एरोमेटिक रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो इन्हें हम हेलो एरीन कहते हैं और इसको हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं। इसके 2 नाम हैं, एक नाम है इसका हेलो एरीन और बच्चों इसका दूसरा नाम है एरिल हैलाइड। क्लियर है, हम इसको कहेंगे हेलो एरीन और एरिल हैलाइड। तो देखते हैं कि आपके हेलो एरीन क्या होते हैं। आपको यहां पर दिख रहा है कि इस फिगर में, इस पिक्चर में यहां पर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है। जब आपने इस बेंजीन पर एक जो हाइड्रोजन है उसको प्रतिस्थापित किया किसी हेलोजन से, हेलोजन को मैंने आपको बताया हम X से लिखेंगे, वो X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। तो प्रतिस्थापित करने पर यहां पर जो यौगिक बना उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हेलो एरीन कहेंगे। तो शब्दों के जो आपके यहाँ पर टर्म्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कि हेलो एल्केन हम किसको कहेंगे और हेलो एरीन हम किसको कहेंगे। तो हम बच्चों आगे बढ़ते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के। तो यहाँ पर हमने बात की सबसे पहले हेलो एल्केन की, उसके बाद हम बात करेंगे हेलो एरीन की। हमें सबसे पहले समझना है हेलो एल्केन के बारे में। हमने इसको कैसे जाना कि हमारे पास कार्बन की कोई भी चेन है, हमने एक हाइड्रोजन को हटाया मतलब हमने कार्बन हाइड्रोजन को क्या किया, माइनस किया, और लगाया क्या, लगाया हमने हेलोजन लगाया, तो हम यहाँ पर प्लस एक्स करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और एक्स आपका यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एक्स आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से आपका एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम हेलो एरीन की। जैसा कि मैंने आपको बताया एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, इनको आप एराइल हैलाइड भी कहते हैं। और क्या कहते हैं आप इनको, इनका दूसरा नाम होता है एरिल हैलाइड। हैलाइड का मतलब होता है कि किसी भी चीज के पीछे हेलोजन का लग जाना। जैसे किसी भी चीज के पीछे ऑक्सीजन लग गई तो हम कहते हैं ऑक्साइड। अगर आप देखते हो कि हेलोजन लगा तो आप उसको बोलोगे हैलाइड। तो यहाँ पर जो आपका यौगिक बनेगा वो यौगिक कैसे बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पर ली बेंजीन की रिंग, यहाँ पर है एक हाइड्रोजन, बेंजीन की रिंग आपकी एरोमेटिक रिंग है। हमें क्या करना है, H को हटाना है और X को लगाना है। H को हटाना है, X को लगाना है, तो ये H हटेगा और यहां पर क्या लग जाएगा, यहां लग जाएगा बच्चों X।
और X के यहाँ पर लगते ही ये आपका बन गया हेलो एरीन। तो ये हमारे चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसके परिचय में हमने इसको काफी विस्तार से पढ़ा। तो अब मुझे लगता है कि सभी बच्चों को क्लियर है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन एक्चुअल में होता क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर के अगले भाग की तरफ, जो हमें पढ़ना है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का हम वर्गीकरण कैसे करेंगे। वर्गीकरण करने का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर क्लासिफिकेशन। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन के वर्गीकरण को आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्गीकरण का मतलब क्या है। बच्चों, वर्गीकरण को हम इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हम वर्गीकरण करते क्यों हैं? ताकि हम हर चीज को अच्छे से जान के उसकी सारी विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर सके। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि आप क्लास में बहुत सारे बच्चे हो। अब हम जब भी बच्चों को वर्गीकृत करते हैं तो वर्गीकरण करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। तो वर्गीकरण हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में वर्गीकरण को करने के लिए आधार होगा। जैसे कि आप सभी बच्चे कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं और आपके स्कूल में बहुत सारी कक्षाएं हैं, कक्षा 9वीं भी है, कक्षा 10वीं भी है, 11वीं भी है। तो अगर मुझे आप सभी बच्चों का वर्गीकरण करना है तो मेरे पास पहला आधार क्या है? पहला आधार है कि मैं आप सभी बच्चों को वर्गीकृत करूं। किसके आधार पर? कक्षा के आधार पर। तो अगर आप सभी बच्चों को वर्गीकृत करना है तो पहला आधार हो गया कक्षा। दूसरा वर्गीकरण मैं कर सकती हूँ कि आपकी जो भी स्कूल है उसमें कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, तो दूसरा वर्गीकरण हो गया बॉयज और गर्ल्स के आधार पर। अगर मुझे आगे वर्गीकरण और करना है तो मैं देखूंगी कि कितने बच्चे साइंस मैथ्स वाले हैं और कितने बच्चे साइंस बायो वाले हैं। तो आधे बच्चे ज्यादा हमारे बच्चे होंगे, वो हम ये देखेंगे कि कुछ बच्चे हमारे पास में साइंस मैथ्स वाले होंगे और कुछ बच्चे हमारे पास में साइंस बायो वाले होंगे। तो हमने तीसरा वर्गीकरण करा उनके विषय के आधार पर। तो हमेशा जब भी आप किसी चीज का वर्गीकरण करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, तो आधार होना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक स्कूल का उदाहरण दिया कि हमने वर्गीकरण किया पहले कक्षा के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण किया हमने कि कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं, तीसरा वर्गीकरण मैंने किया कि कितने बच्चों का विषय साइंस मैथ्स है और कितने बच्चों का विषय साइंस बायो है। तो अब हमें भी क्या करना है? हमें हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो बच्चों, इसको पढ़ने के लिए हमारे पास में सबसे पहले कोई आधार होना चाहिए कि हम किस आधार पर पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन कितने वर्गों में आपके विभाजित है। तो सबसे पहला आधार जो हमारे पास होता है वो है आपका हैलोजन की संख्या। पहला आधार है हैलोजन परमाणुओं की संख्या। हमारा पहला आधार होगा, हम किस आधार पर इसको पढ़ेंगे कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। जैसे कि मैं फ्लोरीन बात करती हूँ कि वो 1 है, 2 है या 3 है या फिर 3 से ज्यादा है, तो उस बेसिस पर, उसके आधार पर हम देखेंगे कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। दूसरा हम ये देखेंगे कि sp3C बंध 1 युक्त यौगिक कितने हैं। उसके बाद हम देखेंगे sp2C बंध 1 युक्त यौगिक कितने हैं। sp2 और sp3 ये आप कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर हम जब भी sp2 और sp3 को प्रयोग में लेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि कहां पर sp2 है और कहां पर sp3 है। अब बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर जानना जरूरी है कि जब भी आप हेलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे तो उन वर्गीकरणों को 3 आधार पर पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला आधार हैलोजन परमाणुओं की संख्या। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वर्गीकरण में वो यही होगा कि हैलोजन परमाणुओं की आपकी संख्या कितनी है। संरचना में उपस्थित 1, 2 तथा अधिक हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इन्हें मोनो, डाई, पॉली, ट्राई, टेट्रा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कितने हैलोजन हैं, 1 है, 2 है, 3 है या फिर 3 से ज्यादा है। हम किस आधार पर ये कहेंगे कि कोई भी हैलोजन जो यहाँ पर आपका है वो आपका यौगिक जो बना रहा है वो कौन सा हैलाइड बना रहा है। तो देखते हैं कि कैसे यौगिक बनते हैं यहाँ पर। तो पहला है हमारा हैलोजन परमाणुओं की संख्या। अब मैंने आपके सामने यहाँ पर एक यौगिक लिया CH3X।
ठीक है। अब यहाँ पर X की जगह पे बच्चों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैं यहाँ पर कुछ भी लगा सकती हूँ। मैंने X को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले लिया, आप अपनी चॉइस से यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। अब आप मुझे यहाँ पर देख के बताओ, आपको अच्छे रूप से यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि मैंने एक ही X लगाया है। एक ही X लगाने का मतलब है कि या तो मैं यहाँ पर एक ही फ्लोरीन लगाऊंगी, या तो मैं यहाँ पर एक ही क्लोरीन लगाऊंगी, या फिर मैं यहाँ पर एक ही ब्रोमीन या फिर एक ही आयोडीन लगाऊंगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक X है, तो एक X होने का मतलब ये है कि ये आपका है मोनोहेलोएल्केन। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मोनोहेलोएल्केन। एक ही X है, एक मतलब मोनो, और क्योंकि ये CH2X है, कार्बन के साथ में यहाँ पर हेलोजन भी जुड़ा होके एक यौगिक बना है, तो इसका नाम है हेलोएल्केन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने दूसरा यौगिक इस तरीके से लिया कि मैंने यहाँ पर जो हेलोजन की संख्या है उसको 1 से 2 कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर 2 हेलोजन लगाती हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कितने हेलोजन लगाए, मैंने यहाँ पर 2 हेलोजन लगाए। तो बच्चों अगर हेलोजन की संख्या 2 है तो हम कहेंगे कि ये आपका है डाइहेलोएल्केन। डाइहेलोएल्केन, डाई का मतलब होता है 2। अब मैंने ये जो X यहाँ पर लगाया है, मैं 1 भी लगा सकती हूँ, 2 भी लगा सकती हूँ, 3 भी लगा सकती हूँ। अगर बच्चों मैंने यहाँ पर 3 हेलोजन ग्रुप लगाए, तो 3 हेलोजन ग्रुप लगाने को हम कहेंगे ट्राइहेलोएल्केन। अगर मैंने 3 से ज्यादा बढ़ा के 4 हेलोजन ग्रुप लगा दिए, हमने कितने हेलोजन ग्रुप लगाए? 4। अगर हमने 4 ग्रुप लगाए तो 4 को हम कहेंगे टेट्राहेलोएल्केन। और अगर मैंने X को बढ़ा के 4 से भी ज्यादा कर दिया तो 4 से ज्यादा को हम कहेंगे पॉलीहेलोएल्केन। अगर हमने 5, 6 या फिर 7 एल्केन लगा दिए तो हम इनको कहेंगे पॉलीहेलोएल्केन। क्या कहेंगे? पॉलीहेलोएल्केन। तो हमारा यहाँ पर टर्म होगी इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पॉलीहेलोएल्केन, क्योंकि हमने जो हेलोजन है उसकी संख्या 1, 2, 3, 4 न रख के हमने 4 से उसको ज्यादा कर दिया, तो ये बन गया आपका पॉलीहेलोएल्केन। क्लियर है? तो एक हुआ मोनो, एक हुआ डाई, एक ट्राई और एक हुआ हमारा टेट्रा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो विभाजन का आधार है वो है कि यहाँ पर हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। क्लियर है बच्चों? चलिए एक और उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक और चीज बताती हूं। सपोज कीजिए कि आपने यहां पर लिया हमने यहां पर ये उदाहरण लिया है, यहां मैं H लगा देती हूं। अब आप देख सकते हो कि यहां पर एक ही कार्बन के ऊपर नीचे Cl वाला ग्रुप लगा हुआ है। एक ही कार्बन पे Cl लगा हुआ है, मतलब एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन लगे हुए हैं। तो 2 हेलोजन होने का क्या मतलब है कि 2 मतलब होता है डाई, तो मैं इसको बोलूंगी कि ये डाइहेलोएल्केन है। ये क्या है? ये आपका डाइहेलोएल्केन है। अब बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं ऊपर नीचे। अगर आपको ऐसी स्थिति कहीं पर देखने को मिलती है तो इसको हम बोलते हैं जैम। हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम कहते हैं जैम। तो ये आपका जैम हेलोएल्केन होगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे आपके दोनों क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं। अब अगर स्थिति कुछ ऐसे ना हो के ऐसे हो कि 2 क्लोरीन ग्रुप तो हैं लेकिन वो एक ही कार्बन पे नहीं लगे हुए हैं, वो दोनों अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं, तो बच्चों इसको हम कहेंगे ये हो गया आपका जेमिनल और ये हो गया आपका विनाइल।
ये दो बहुत ही कार्बनिक रसायन के महत्वपूर्ण टर्म्स हैं। एक होता है जेमिनल, दूसरा होता है आपका विनाइल। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एक ही कार्बन पे क्लोरीन क्लोरीन ग्रुप उपस्थित हैं तो आप उसको जेमिनल कहोगे, लेकिन अगर क्लोरीन क्लोरीन ग्रुप पास में है लेकिन दो अलग अलग कार्बन पे हैं तो हम उसको विनाइल कहेंगे। और ये दोनों ही उदाहरण किसके हैं? डाई हेलो एल्केन के। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर दो क्लोरीन उपस्थित हैं तो हम इसको कहेंगे डाई हेलो एल्केन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विभाजन की तरफ। इसका नाम है आपका sp3 बंध एक आबंध युक्त यौगिक। अब इसके उदाहरण के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि C बॉन्ड X, C और X के बीच में जो आबंध है वहां पर स्थिति sp3 की है या फिर नहीं है। तो अब हमें स्थिति आबंध की क्या देखनी है कि बच्चों जो यहाँ पर C बंध X है उसका संकरण कैसा है। इसका मतलब वो sp3 संकरित है या sp2 संकरित है। तो sp3 और sp2 संकरण आपके कक्षा 11वीं का टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि जहां पर ये दोनों टर्म्स यूज में आएंगी इन संकरण को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए C बंध X। अब आपको क्या देखना है कि अगर किसी भी कार्बन के साथ हैलोजन बंधा हुआ है, हेलो एल्केन वहां पर बंध रहा है, तो वो कार्बन अगर 3 और हाइड्रोजन से यहां पर कनेक्टेड है तो यहां पर टोटल जो आपके सिग्मा बंध हुए, यहां पर हम सिग्मा बंध की बात करते हैं जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो बच्चों यहां पर सिग्मा बंध कितने हैं? यहां पर आपके सिग्मा बंध हुए 1 2 3 और 4। सिग्मा बंध कितने हो गए मेरे पास? यहाँ पर सिग्मा बंध हो गए 4। तो अगर यहाँ पर सिग्मा बंध 4 है तो 4 सिग्मा बंध होने का मतलब है कि इसका संकरण कैसा है? इसका संकरण sp3 है। कैसा संकरण है? sp3 है। अब मैं बात करती हूं C बंध X की। आप ये मान के चलिए कि जो आपका हैलोजन है वो एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन के साथ में बंध बना रहा है, लेकिन वो कार्बन जो है वो बाकियों के साथ भी सिर्फ एक बंध से कनेक्टेड है। तो एक बंध से कनेक्टेड होने का ये मतलब है कि वहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब उसका संकरण कैसा है? उसका संकरण sp3 संकरण है। क्लियर है? चलिए अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक कार्बन है और मैंने यहाँ पर एक और कार्बन लेके इसको डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक श्रृंखला में कनेक्ट कर दिया। अब क्या है? देखिए ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये आपका हैलोजन के साथ बंध बना रहा है। यहां पर आप देखोगे 1 2 3 4, इस कार्बन में 4 ही सिग्मा बंध है, सिग्मा बॉन्ड है। तो मैं ये कहूंगी कि इस कार्बन की स्थिति कैसी है? sp3 संकरण वाली है। इस कार्बन की स्थिति कैसी है? sp3 संकरण वाली इसकी स्थिति है। लेकिन बच्चों अगर मैं इस कार्बन और इस कार्बन की बात करूं तो आप देखो कि इन दोनों कार्बन में 2 बंध लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो जहां भी कार्बन में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है आप वहां पहचानोगे कि बंध sp2 बंध है। तो बंध को, संकरण को पहचानने का क्या तरीका है कि 4 सिग्मा बॉन्ड बने तो वहां पर sp3 संकरण है। आपको दिखे कि कार्बन जो है, पहला कार्बन जो है वो हैलोजन से कौन से संकरण से बंधित है? वो sp3 से है। हम बाकियों की बात नहीं करेंगे। अगर हमको इनका संकरण बताना है तो हम कहेंगे sp2 है क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो अगर हम इसकी पूरी चेन की, पूरी श्रृंखला की संकरण की स्थिति की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर sp3 संकरण उपस्थित है। अब sp3 संकरण आप देख सकते हो कि कैसे हम पहचानेंगे कि संकरण किस प्रकार का है। sp3 संकरण आबंध के हिसाब से भी आपके जो यौगिक बनेंगे वो 3 तरीके के यौगिक बनेंगे। यहाँ पर भी 3 कैटेगरीज में इनका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला होता है एल्काइल हैलाइड, दूसरा होता है एलाइल हैलाइड और थर्ड होता है आपके पास में बेंजिलिक हैलाइड। अब sp2 आबंध में आप देखोगे कि 3 आपको वर्गीकरण में इसको पढ़ना है, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। अब एल्काइल, एलाइल और बेंजाइल क्या होते हैं?
इस टॉपिक को हम अपनी अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।